टेंशन फ्री हो जाता है। एक बार अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो पेरेंट्स को ये रहता है कि अब हमारा बच्चा जो है उसकी लाइफ जो है वो सेटल है। मान लीजिए आपने एमबीबीएस किया, उसके बाद 5 साल बाद भी आपको अगर गवर्नमेंट डॉक्टर बनना है तो एग्जाम देना पड़ेगा। इस स्थिति में है कि आप अपने बच्चे को समय दे सकते हैं, 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल, ये 10 साल तक हमें उसके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर खर्च कर सकते हैं। अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन करी है और ग्रेजुएशन करते ही अगर वो सीजीएल में सेलेक्ट हो गया है और वहां पर उसने जैसे ही वर्दी पहने अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, वेरी फर्स्ट डे कम से कम 80,000 रुपये की सैलरी है। जैसे आजकल आपने भारी भरकम नाम सुने होंगे, ईडी की रेड पड़ने वाली है। जब आप तैयारी शुरू करते हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो आपने स्कूल में, कॉलेज में क्या पढ़ा है, आपके कितने परसेंटेज हैं, आपकी 90% है या 60% है, इस ये सब कोई मायने नहीं रखता है। तो लगभग 36 सेकंड का रेशियो आपको एक क्वेश्चन के लिए, उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसमें सॉल्व भी करना है, उसमें उसका ऑप्शन लॉक भी करना है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं मंथन क्लासेस के डायरेक्टर मिस्टर कमल फगेड़िया सर। और पिछले 15 सालों से आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे बच्चों की मदद कर रहे हैं, उनकी नौकरी लगने के लिए उनकी जो पढ़ाई की आवश्यकता होती है उससे पूरा कर रहे हैं और उन्हें एक अच्छी कोचिंग्स सीकर और आसपास के क्षेत्र के बच्चों को लंबे समय से देते आ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी। सर, जब भी हम जॉब की बात करते हैं या आज की जो युवा पीढ़ी है उसकी प्रेफरेंस होती है गवर्नमेंट जॉब जी। प्राइवेट जॉब्स में चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन बच्चे भी यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगे। उनके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चे की अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो समझे कि सेटल हो गया। ऐसा क्यों है? लेकिन देखिए दिनेश जी, जिस परिवेश से हम लोग आते हैं, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा बैकग्राउंड है, इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक, आपको आर्थिक फ्रीडम, कि हमारा जो बच्चा है, मान लीजिए मेरा बच्चा है या आपका बच्चा है, तो हम पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसका एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए, क्योंकि जीवन यापन के लिए आपको पैसा तो कमाना होगा। बिल्कुल। उसके कई सारे माध्यम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं है या पैसे की कमी नहीं है, लेकिन एक जो वर्ड होता है जिसको बोलते हैं अपन स्टेबिलिटी, कि टेंशन फ्री हो जाता है। एक बार अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो पेरेंट्स को ये रहता है कि अब हमारा बच्चा जो है उसकी लाइफ जो है वो सेटल है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ होती है रेपुटेशन, कि समाज में हम जहाँ देखते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में चाहे कितना ही अच्छा कर रहे हो, मगर अगर आपकी सोसाइटी में आपके साथ अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ बंदा है तो उसकी जो सामाजिक रूप से रेपुटेशन है वो बिल्कुल अलग लेवल पे होती है। तो 2 फैक्टर तो ये काम करते हैं। और तीसरा फैक्टर ये होता है कि एक बच्चा जब गवर्नमेंट जॉब लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो है वो अपर मिडिल क्लास के बच्चे जो हैं वो, या हायर क्लास के जो बच्चे हैं वो नहीं करते हैं। जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे जो आते हैं, जहां उनको तुरंत एक सोर्स ऑफ इनकम की आवश्यकता होती है, ठीक बात, वहां पर बच्चे को पहला आइडिया दिमाग में यही आता है कि वो सरकारी सेवा में जाए। उससे क्या होता है कि वो अपने परिवार की जो आर्थिक स्थितियां हैं उनमें सुधार कर सकता है, खुद की लाइफ को सेटल कर सकता है और अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी एक अच्छा भविष्य वो तैयार कर सकता है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी और एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना अगर इसका प्राइमरी मोटिव है, तो क्या सोर्स ऑफ इनकम के लिए एक सबसे प्राइमरी तरीका हो सकता है कि जैसे वो गवर्नमेंट जॉब में वो लग सके? देखिए, इसमें अगर अपन बात करें 12th के बाद बच्चा जो है, जैसे क्या होता है 10th के बाद बच्चा सब्जेक्ट चूज करता है, ठीक है, वो अपने कैरियर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चूज करता है कि भविष्य में उसे क्या बनना है। भाई डॉक्टर बनना है तो वो बायो के सेक्टर में जाएगा, इंजीनियर बनना है तो मैथ्स के सेक्टर में जाएगा, अगर उसे सीए बनना है तो वो कॉमर्स के सेक्टर में जाएगा। तो वहाँ बच्चा अपना कैरियर तलाशना शुरू कर देता है कि मुझे भविष्य में क्या बनना है। लेकिन अगर क्या होता है, देखिए हर बच्चे का अपना एक बैकग्राउंड होता है। अगर बच्चे को या उसके परिवार को या उसके पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी सेटल हो, अर्न करना शुरू करे, तो वहाँ पर बच्चे के पास में गवर्नमेंट जॉब से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। और मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में पिछले 15 सालों में कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चे हुए हैं सिलेक्ट भी, जो 6 महीने की तैयारी करके, मतलब विद इन 6 मंथ उन्होंने प्रिपरेशन करी और 6 महीने बाद वो कहीं ना कहीं किसी जॉब में होते हैं और उनकी एक सैलरी ऑन एन एवरेज, जिसको हम कहते हैं 40,000, 50,000, 70,000 जो है वो शुरू हो जाती है। ओके। तो वहाँ बच्चा एक तरह से परिवार को सपोर्ट देने की स्थिति में वो आ जाता है।
तो 12th बेसिस पे बहुत से ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनको टारगेट करके अगर बच्चा 12 महीने अच्छे से तैयारी करे तो विद इन 12 मंथ वो बच्चा अपने परिवार के लिए सपोर्टिव रूप से एकदम पूरी जिम्मेदारी के साथ परिवार के साथ खड़ा होकर परिवार का भविष्य बदल सकता है। आज के टाइम पे जैसे ही कंपटीशन एग्जाम्स की बात आती है तो एसएससी का नाम सबसे पहले आता है जी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि एसएससी के थ्रू एग्जाम्स जो होते हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करें और उसके थ्रू वो गवर्नमेंट जॉब में लग जाए। तो ये एसएससी क्या है? देखिए बेसिकली क्या होता है, बहुत से एग्जाम्स जैसे अपने सीकर में ले लीजिए जी। सीकर में कोचिंग हब है, सीकर उभरता हुआ। सीकर में स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, कोचिंग्स बहुत अच्छी हैं। कोचिंग्स के भी 2 सेक्टर हैं। ओके। एक सेक्टर है जिसमें नीट और जेई की तैयारी होती है, एक दूसरा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट जॉब को लेकर ही बच्चों के लिए प्रिपरेशन होती है। वहाँ पे दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है। दोनों में फर्क ये है कि एक बच्चा जब नीट और जेई की तैयारी कर रहा है तो वो तैयारी तो कर रहा है, लेकिन वो किस चीज़ की तैयारी कर रहा है? वो जॉब की तैयारी नहीं कर रहा है। अगर वो नीट क्रैक कर लेगा या वो जेई क्रैक कर लेगा तो उसको क्रैक करने के बाद, सिलेक्शन के बाद उसको जॉब नहीं मिलने वाला है उस वक्त, मतलब तुरंत नहीं मिलने वाला है। इन फ्यूचर वो इंजीनियर बनेगा, उसका एक प्रोसेस है, उसका एक प्रोसेस है कि वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा उसका, फिर वहाँ वो अगर बीटेक कर रहा है तो उसे 4 साल पढ़ना है, अगर वो एमबीबीएस कर रहा है तो उसे 5 साल पढ़ना है। राइट। और उस 5 साल के बाद वो जब वहाँ से कॉलेज से पास आउट होगा तब उसका एक मोटिव होगा कि हाँ अब मुझे कैरियर के लिए मेरा प्लेसमेंट है या मुझे प्रैक्टिस करनी है, या मुझे मान लीजिए आपने एमबीबीएस किया, उसके बाद 5 साल बाद भी आपको अगर गवर्नमेंट डॉक्टर बनना है तो एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग आपने करी और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वहाँ फिर आपको एग्जाम कंपटीशन देना पड़ेगा। तो वो जो सेक्टर है उसमें हम कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉलेज में स्टूडेंट बन के जा रहे हैं और वहाँ कॉलेज अच्छा आपको मिले, अच्छी एजुकेशन आपकी हो, एंड आफ्टर दैट एक टाइम पीरियड बीतता है 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसके बाद आप इनकम जनरेट करना शुरू करते हैं। जबकि मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ वहाँ अपना बच्चा जो है वो 12th करते ही अगर एसएससी आपने जो वर्ड बोला, एसएससी एक संस्था है जिसको हम कर्मचारी चयन आयोग या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं। देखिए 2 तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एक जो स्टेट लेवल पर होते हैं, ठीक है, और एक जो इंडिया लेवल पे होते हैं। एसएससी वो बॉडी है जो इंडिया लेवल पर होने वाले डिफरेंट जो एग्जाम्स हैं उनकी पूरी प्रोसेस कंडक्ट करवाना है, एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करना है, उसके बाद एग्जाम कब होगा, उसके पेपर्स किस तरीके से होंगे, उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना है और फाइनली बच्चों को ज्वाइनिंग देना है। ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो इंडिया लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे एसएससी जो है कर्मचारी चयन आयोग, जैसे अपने स्टेट लेवल पे आरपीएससी है, उसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग स्टेट लेवल पे भी है। ठीक है। वो स्टेट लेवल की जो वैकेंसियां होती हैं जो राज्य सरकार के अधीन है उनके ऊपर काम करते हैं, जबकि सेंट्रल से जो एसएससी है वो टोटल 8 एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ओके। वेरी 8, मैं आपको एक रफली आइडिया बता रहा हूँ। बाकी अभी आप देखेंगे एसएससी का कैलेंडर जारी हुआ 2023-24 का, तो उसमें इस ईयर में 21 डिफरेंट एग्जाम्स जो है वो एसएससी करवा रहा है। मतलब पहले से ही तय है कि बिल्कुल पहले से तय है। ओके। कैलेंडर जनवरी फरवरी में ही जारी कर दिया जाता है। अच्छा। और सिर्फ 2023 का नहीं, मार्च 2024 तक का कैलेंडर पहले से टेंटेटिव एग्जाम डेट्स, कब फॉर्म निकलेगा, कब फॉर्म फिलअप होगा, कब उसका रफली एग्जाम्स होगा। जैसे अभी जुलाई में पहले से प्री प्लान था, टेंटेटिव डेट्स थी कि सीजीएल के एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे और वो एग्जाम्स चल रहे हैं ऑन टाइम। ओके। ठीक है। अभी पहले हुआ करता था कि एसएससी डिले कर देता था, बट पिछले 2-3 सालों से विद इन शेड्यूल एसएससी अपने सारे एग्जाम्स करवाता है और बहुत फेयर तरीके से, कोई पेपर आउट होने का और इस तरीके का कोई झंझट नहीं है। तो बच्चे को जब पहले से पता है कि उस डेट को, उस मंथ में मेरा एग्जाम होना है, तो बच्चा पर्टिकुलर उसको टारगेट करके तैयारी कर सकता है। और जब बच्चा उसको टारगेट करके तैयारी करता है तो वो मोटिवेटेड भी रहता है। ठीक है। तो एसएससी ये सारे एग्जाम्स जो है वो करवाती है। गवर्नमेंट एक बॉडी है जो पूरी प्रोसेस की जिम्मेदारी लेता है और बच्चे को नौकरी तक का कॉल लेटर जो है, ज्वाइनिंग लेटर जो है वो एसएससी प्रोवाइड करवाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि नीट और जेई को लेके माहौल बनाया जाता है कि ठीक है नीट आपको करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जिस 12th के बाद में अब तो फाउंडेशन कोर्सेज आ गए तो 9th या 6th से ही उसमें आ जाते हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ा मार्केट तैयार हो रहा है ऐसे एस्पिरेंट्स को कैप्चर करने के लिए, आईएएस और आरएएस बनाने का। लेकिन एसएससी जो आप बता रहे हैं कि वो काफ़ी सारे एग्जाम्स कराता है, काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयार एग्जाम्स कराता है जो सेंट्रल लेवल पे होने हैं। जी। तो ये आईएएस आरएएस बनना है या नीट जेईई में जैसे बनना है, तो वहाँ के बजाय एसएससी बेहतर कैसे है? देखिए हर फील्ड के अपने पॉजिटिव्स होते हैं, अपने नेगेटिव्स होते हैं। डॉक्टर एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। हाँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इस
पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि जो आम परिवार है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, जी। उनके बच्चों को एक सोर्स ऑफ इनकम उनका जनरेट हो जाए, उनकी नौकरी लग जाए। जी। हम इस पर्सपेक्टिव जी। से ये सवाल करें। देखिए, मैं आपका सवाल समझूं और इस बात पे मेरी बहुत क्लियर सी राय है। अगर पर्सनली कोई मेरे से पूछता है, कोई बच्चा, कि मुझे क्या करना चाहिए सर आफ्टर 12th या आफ्टर 10th, तो मैं उस बच्चे से एक ही चीज़ पूछता हूँ कि क्या आपका परिवार आपको समय देने की स्थिति में है? ओके। क्या आपका परिवार आपके ऊपर खर्च करने की स्थिति में है, या आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है? देखिए, दो चीज़ें डिपेंड होती हैं। बिल्कुल। अगर आपका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, आप इस स्थिति में हैं कि आप अपने बच्चे को समय दे सकते हैं, 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल, ये 10 साल तक हमें उसके सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर खर्च कर सकते हैं। Right. उस स्थिति में बच्चे का एक अलग जोनर हो जाता है। वहाँ पे बच्चा नीट की तैयारी करे, जेई की तैयारी करे, वो आईएएस को टारगेट करे, आरएएस को टारगेट करे, क्योंकि इंडिया में आईएएस से बेटर तो कुछ है नहीं। बिल्कुल। बहुत अच्छा एग्जाम है। डॉक्टर्स बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, इंजीनियर्स की देश को जरूरत है। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड आपको इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता है, आप अपने बच्चे को इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते हैं कि नहीं, क्योंकि हम देखते हैं ग्रामीण परिवेश में, गांव में, जैसे मैं भी मेरी बात करूं तो जब मैंने पास आउट हुआ, इंजीनियरिंग करी, तो पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है कि भाई हाँ, अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप अगली पीढ़ी हैं और आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी है। तो वहाँ पर बच्चा अगर इस स्थिति में है, परिवार अगर इस स्थिति में है कि उसे अब बच्चे के सपोर्ट की जरूरत है कि बच्चा इनकम जनरेट करे अगली पीढ़ी, तो फिर मैं बहुत क्लीन शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे को आप उसके लेवल के अकॉर्डिंग गाइड कीजिए। जितने भी मेरे साथी टीचर्स हैं, कोचिंग ऑनर्स हैं या स्कूल ऑनर्स हैं, क्योंकि स्कूल वाले जो लोग हैं उनकी बहुत क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को सही गाइडेंस दें। उसके बच्चे के दो चीज़ें, एक बच्चे के पारिवारिक बैकग्राउंड और एक बच्चे का जो एक पढ़ाई का लेवल है। भाई, अगर कोई बच्चा 50% का बच्चा है और आप उस बच्चे को सपने दिखा रहे हो कि आप आईएएस बन जाओ, अगर कोई बच्चा 75% का बच्चा है, आप उसको कह रहे हो कि आप आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करो, आप देखिए पिछले सालों में जो रेशियो बढ़ा है, परसेंटेज बच्चों के 12th में हम देखते हैं, बिल्कुल 90, 97 है ना। तो आईएएस की अगर वैकेंसी आप देखो, कितनी वैकेंसी आएंगी एक साल के अंदर, 1000-1200 वैकेंसी रहती है। उसके लिए लाखों बच्चे जो है वो तैयारी करते हैं। वो लाखों बच्चे कौन हैं? वो बच्चे हैं जो क्रीम है, जो सारे मेरे हिसाब से 90% से ऊपर के बच्चे हैं। अब उन बच्चों का कंपटीशन है, उसमें अगर आप 70% वाले बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि 70% वाला आईएएस बन नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन वो रेशियो बहुत कम होता है। वो गॉड गिफ्टेड कुछ लोग होते हैं जो किसी वजह से उस वक्त 70% पर रह जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है। तो मैं, मेरे साथी जितने लोग जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या जो वीडियो देख रहे हैं, उन सबको ये कहना चाहूँगा कि आप बच्चे को गाइडेंस प्रॉपर दें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी गाइडेंस उस बच्चे का कैरियर बना दे, और हो सकता है कि आपकी गाइडेंस उस बच्चे को उस रास्ते पर भेज दे जहां वो चले जा रहा है, कोई मंजिल नहीं है बस, है ना। तो इसलिए दोनों चीजें अलग अलग है। मगर आपको अगर जॉब सीकिंग है, आपको नीड है सरकार, मतलब इनकम की, और आप चाहते हैं कि देखिए, सबसे, मैं ये सोचता हूँ सबसे इजी है गवर्नमेंट जॉब लगना, और सबसे इजी तरीका है अपने आप को स्टेबल करने का। आप चाहे कोई भी काम कर लो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, वहां पे आपको ज्यादा एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, राइट, और वहां पे आप स्टेबिलिटी भी अपन जानते हैं कि हाँ किस रेशियो में होती है। आपको रोज कुछ नया, वो कहते हैं रोज खोदो रोज पीने वाला सिस्टम होता है। जब भी गवर्नमेंट जॉब में ये है कि आप एक बार आपने एफर्ट्स करे, एक बार आपकी सिलेक्शन मीन्स इनकम, सिंपल। सिलेक्शन मीन्स आगे पढ़ाई या कॉलेज नहीं, सिलेक्शन मीन्स इनकम। ये एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि आपने 12 महीने तैयारी करी। आप सोचिए कि एक बंदा है, एक बच्चा है, 12th पास है। 12th पास बेसिस पे बच्चे एग्जाम्स, कई बच्चों को ये नहीं पता कौन से एग्जाम्स अपन दे सकते हैं 12th बेसिस पे। तो 12th बेसिस पे अगर बच्चा CHSL का एग्जाम देता है और वो सेलेक्ट हो जाता है, तो सिलेक्शन का मतलब उसकी 40-50 हज़ार रुपए की नौकरी शुरू हो गई। अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन करी है और ग्रेजुएशन करते ही अगर वो CGL में सेलेक्ट हो गया है और वहां पर उसने जैसे ही वर्दी पहने अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, वेरी फर्स्ट डे कम से कम 80 हज़ार रुपए की सैलरी है। लो से लो पोस्ट पे भी अगर वो जाएगा, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में उसको पोस्टिंग मिलेगी, तो मिनिमम सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी डिपार्टमेंट के हिसाब से, शहर के लोकेशन के हिसाब से, TADA मिला के सैलरी जो है वो 1 लाख तक पहुँचती है CGL में। तो आप सोचिए, एक गरीब परिवार का बच्चा जो अपनी पढ़ाई के दम पे लाख रुपए इनकम जनरेट करना शुरू कर देता है, वो अपने परिवार की सारी स्थितियां बदल सकता है। सही है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें फिर भी हम देखें तो SSC में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं जो हम
पद नाम से जी। जानते हैं, या फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में होती है सेंट्रल लेवल पे जो होती है? देखिए, भारतीय सरकार के अधीन जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे आजकल आपने भारी भरकम नाम सुने होंगे, ईडी की रेड पड़ने वाली है, बिल्कुल। तो ईडी हो गया आपका, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ओके। कैग हो गया, उसके अलावा आपके केंद्रीय सचिवालय हो गया, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट हो गए, उसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर के जो अपने विदेश विभाग के तहत जो डिपार्टमेंट आते हैं वो हो गया, चुनाव आयोग हो गया। ओके। तो ये जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो एक तरह से प्रशासनिक डिपार्टमेंट हैं, भाई आईएएस की पोस्ट तो सब जानते हैं, बिल्कुल। वो भी प्रशासनिक पोस्ट होती है, लेकिन आप एसएससी सीजीएल का मतलब होता है मिनी आईएएस, शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हैं कि आईएएस का जो सपोर्टिव स्टाफ है, सेकंड जो लॉबी है, सेकंड लेयर जो है, प्रशासनिक जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एनआईए का डिपार्टमेंट हो, आईबी का हो, इनकम टैक्स का हो, कैग हो, ऑडिटर के जो है वो हो, उसके अलावा सचिवालय के डिपार्टमेंट हो, इन सब में जो पोस्ट्स होती हैं वो अलग अलग लेवल की जो पोस्ट हैं वो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के थ्रू फिलअप होती हैं। एसएससी का मतलब केवल सीजीएल भी नहीं है, अगर कोई बच्चा 10th पास बच्चा है तो वो एसएससी एमटीएस का एग्जाम दे के भी इन डिपार्टमेंटों में जो मल्टीटास्किंग सर्विसेज, एमटीएस का फुल फॉर्म है मल्टीटास्किंग सर्विसेज, जो जैसे आप दफ्तरी हो गया, बागवान हो गया, इस टाइप की जो पोस्ट होती है वो भी 10th लेवल का बच्चा दे सकता है, वो भी एसएससी के थ्रू जाता है। फिर अगर आप मान लीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अभी आपने देखा गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, गवर्नमेंट ने अग्निवीर योजना लाके, ठीक है, जो बच्चों का एक बहुत अच्छा कैरियर था डिफेंस सेवाओं में, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में, जिसमें बच्चे पेंशन को लेकर या जो एक परमानेंट स्टेबिलिटी या यूनिफॉर्म का जो जज्बा होता है उसको लेकर टारगेट करते थे, अभी बच्चों का वहाँ रुझान कम हो गया। अच्छा, रुझान कम हो गया क्योंकि 4 साल की गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ गई, तो बच्चों ने अब खुद को डाइवर्ट किया एसएससी की तरफ कि हाँ यहाँ पे स्टेबिलिटी है। तो सेकंड एग्जाम होता है एसएससी एमटीएस के बाद जीडी कांस्टेबल का, ग्राउंड ड्यूटी जो होता है, जनरल ड्यूटीज को, तो वहां पर एसएसजीडी से जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, जो आपने एयरपोर्ट पे देखे होंगे बंदे जो यूनिफॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो भी एसएससी के थ्रू फिलअप होती हैं सीट्स, और इतनी बड़ी वैकेंसियां होती हैं, जो वैकेंसी आती है तो जीडी की 50,000 70,000 वैकेंसियां एक लोट में आ रही है, ठीक है। सेकंड, जैसे 12th बेसिस का बच्चा है वो सीएचएसएल का एग्जाम दे सकता है। सीएचएसएल का जो एग्जाम होता है उसमें आप जैसे एलडीसी समझ लीजिए, बाबू जिसको बोलते हैं क्लर्क, उन्हीं डिपार्टमेंट्स में जो पोस्ट होती हैं वो फिलअप होती हैं। उसके अलावा आपके सीजीएल के थ्रू जो इंस्पेक्टर है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उसके अलावा सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है, ऑडिटर की जो पोस्ट होती है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, इस तरीके की जो अधिकारी कैटेगरी की पोस्ट होती हैं वो एसएससी सीजीएल के थ्रू भरी जाती हैं। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी पढ़ाई का लेवल डिसाइड करके जो एसएससी एग्जाम्स करवाता है साल भर में, सारे एग्जाम्स दीजिए। जरूरी थोड़ी है कि एक एग्जाम को हम लेके बैठेंगे, सारे एग्जाम्स हम जब देंगे तो आज एक क्लियर होगा, कल दूसरा क्लियर होगा। और मैंने देखा कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 4 कॉल लेटर ज्वाइनिंग के लेके और फिर डिसाइड करते हैं कि अब मुझे कौन से में जाना है। बहुत कमाल बात है। जब इतनी सारी एग्जाम्स होती है और 10th हो चाहे 12th हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे हो, तो अलग अलग एग्जाम्स है, तो इनका जो सिलेबस होता है जी, वो क्या होता है? एग्जाम्स किस तरीके का मतलब सिलेबस आता है, क्या पढ़ना होता है इसमें? देखिए, इसमें जितने भी एग्जाम्स एसएससी करवा रहे हैं, सिर्फ आप स्पेशली जो जेई का एग्जाम है जूनियर इंजीनियर वाला, उसको छोड़ दीजिए, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है। उसके अलावा जितने भी एग्जाम्स एसएससी से होते हैं उन सारे एग्जाम्स में आपको 5 सब्जेक्ट तैयार करने हैं सिर्फ। ओके। पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो मैथ्स वाला पार्ट होता है। सेकंड होता है जनरल अवेयरनेस, अपना जो रीजनिंग का पार्ट है, जनरल रीजनिंग जो है, तो आप शॉर्ट में कहें तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। एक आपका जीके का जो पार्ट है जनरल अवेयरनेस का, उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, आपका ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके जो है, इकोनॉमिक्स का, वो जीके वाला यूनिट है, जनरल साइंस हो गया उसमें, तो जीके का पार्ट हो गया। और एक अपना जो इंग्लिश ग्रामर वाला पार्ट है जो स्कूल में हम पढ़ते आए हैं। 10th लेवल का सिलेबस पढ़ना है मोटा मोटी, है ना। 10th लेवल की मैथ्स है, 10th लेवल की रीजनिंग स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती, तो वो कोचिंग में हम अलग से करवाते हैं। जीके अपना हो गया, उसके अलावा इंग्लिश हो गया, और अभी कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर को इंक्लूड किया गया है। तो 5 सब्जेक्ट आपको तैयार करने, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर, और सब में वही आना है। एमटीएस में भी वही आना है, सीएचएसएल में भी वही आना है, जीडी में भी वही आना है, उसके अलावा आपका सीपीयू में वही आना है, सीजीएल में आना है। हाँ, बस एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग, पोस्ट और सैलरी के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा। तो अगर आप अपर लेवल का जो एग्जाम है, मान लीजिए सीजीएल का एग्जाम है, आपने उसको टारगेट करके अगर आप एक बार तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे के जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे आपके ऑटोमेटिक तैयार हो रहे हैं। आपको पढ़ना वही 5 सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है और एग्जाम देना है। तो ये एग्जाम्स के अब हम जैसे तैयारी कर लेते हैं, आपने कहा सीजीएल की अगर तैयारी करते हैं तो नीचे के बाकी जो एग्जाम्स हैं उनकी भी तैयारी हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई आदमी ये करता है कि उसने इन किसी पोस्ट पे नौकरी ले ली,
सिलेक्शन हो गया, जी। उसके बाद में वो चाहता है कि ठीक है मैं आरएएस की या आईएएस की अगर तैयारी करूं, तो वहां पे ये जो तैयारी करी है वो कितना सपोर्ट करती है? देखिए, आईएएस हो या आरएएस, प्री और मेंस और इंटरव्यू 3 फेज होते हैं जी। प्री में अगर आपने एसएससी की तैयारी करी है तो ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आप एसएससी की मैथ्स पढ़ लीजिए, आपको आईएएस मैथ्स आपके तैयार होगी। अच्छा। आप एसएससी की रीजनिंग पढ़ लीजिए, आईएएस का रीजनिंग आपका तैयार हो गया। आप इंग्लिश पढ़ लीजिए एसएससी में, आईएएस के पेपर के प्री में, प्रीलिम्स में जो इंग्लिश है वो आपके तैयार हो गई। जीके आप पढ़ेंगे, बेसिक आपका क्लियर रहेगा, वहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा। सीसेट का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है आईएएस का, वो आप पूरी तरह से एसएससी के बिहाफ पे काफ़ी कुछ उसमें आप कवर कर सकते हैं। कुछ बचता है वो आप एडिशनल तैयार कर लीजिए। मेंस में आपको ऑप्शनल पेपर वगैरह जो भी है वो फिर आगे की प्रोसेस है, लेकिन प्री में आपको डेफिनेटली सपोर्ट उसका मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है और आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और क्या टारगेट आपका है लाइफ में, कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है लाइफ में, वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं चाहता हूँ कि हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन तो शेयर करी है, अगर कुछ बच गया हो या कोई मैसेज आपका हो वो एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहिए? दोस्तों, जो बच्चे अभी इनिशियल फेज में है, देखिए जो बच्चा एक बार तैयारी करना शुरू कर देता है उसको धीरे धीरे सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है। लेकिन अभी बच्चे जागरूक हैं। अभी हम जैसे कोचिंग में भी देखते हैं कि बच्चा 12th के बाद वो समझने लग गया है कि कहाँ उसकी स्टेबिलिटी है, और कम एज में, अर्ली एज में बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप कुछ भी जानते हैं, मैसेज मेरा ये रहेगा कि आप सोसाइटी में हैं, आपके आसपास बच्चा है, आपको लगता है कि इस बच्चे को मोटिवेट करने से ये बच्चा तैयारी करके सेटल हो सकता है, जॉब लग सकता है, अपने परिवार की स्थितियाँ बदल सकता है, तो आप उस बच्चे को ज़रूर मोटिवेट कीजिए, उसको थोड़ी सी दिशा दिखाइए, उसको सही जगह पर पहुंचाइए ताकि वो बच्चा तैयारी करे। ऐसा ना हो कि मार्गदर्शन की वजह से या बच्चे को नॉलेज की वजह से वो बच्चा तैयारी कर नहीं पाए। क्योंकि देखिए, एक एज होती है तैयारी करने की, जब वो एज बीत जाती है तो उसके बाद आप तैयारी नहीं कर सकते। एक एज गैप, एक एज रेशियो होता है। दूसरी बात है कि जितना अर्ली एज में आप तैयारी करेंगे, आपका दिमाग उतना फास्ट रहता है, आप चीज़ों को जल्दी कैच करते हैं और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आप जो एक बच्चा है जो मान लीजिए 18 साल 20 साल की एज का वो तैयारी कर रहा है, तो उसके पढ़ने की ललक अलग है। एक बच्चा है जो 25 साल 26 साल की एज में तैयारी करता है, तो उसके पढ़ने की ललक अलग होती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियाँ और पारिवारिक माहौल और ऐसी चीज़ों में उलझ जाता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कीजिए और जल्दी से गवर्नमेंट जॉब को टारगेट करके कि मुझे नौकरी लगना है, इस जज्बे के साथ आप तैयारी शुरू करिए। हम सब लोग आपके साथ हैं, और अगर आप तैयारी करेंगे तो 12 महीने की तैयारी में आप सिलेक्ट हो भी सकते हैं। बहुत बच्चे हुए हैं जो 3-3, 6-6 महीने, जिनको शुरू में कुछ नहीं आता था। और मैं आपको एक बात और जो मैं कहना चाहता हूँ, वो है आपने स्कूल में, कॉलेज में क्या पढ़ा, ये मायने नहीं रखता है। जब आप तैयारी शुरू करते हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो आपने स्कूल में, कॉलेज में क्या पढ़ा है, आपके कितने परसेंटेज हैं, आपकी 90% है या 60% है, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी है उसकी अप्रोच अलग होती है। उसकी अप्रोच अलग है, वहाँ आपके सोचने का, क्वेश्चन सोल्व करने का पैटर्न अलग होता है, तो वो सोच आपको डेवलप करनी होगी। तो इसलिए आप किसी भी टीचर को ज्वाइन करिए, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, ठीक है, और टीचर की गाइडेंस में, इंस्टीट्यूट की गाइडेंस में तैयारी शुरू कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो, ऑफलाइन मोड हो, ताकि आपको सटीक वो अप्रोच मिले जो आपका एग्जाम क्लियर करवाए। क्योंकि अगर आप बिना गाइडेंस के करेंगे ना तैयारी, तो वहां आप कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सबसे जो मेन चीज होती है वो है कि 1 घंटे का टाइम होता है और 100 क्वेश्चन आपके पास होते हैं। तो 1 घंटे में 60 ही मिनट होते हैं और क्वेश्चन है 100। अगर आप पर क्वेश्चन का रेशियो निकालेंगे तो लगभग 36 सेकंड का रेशियो आपको एक क्वेश्चन के लिए। उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसमें सॉल्व भी करना है, उसमें उसका ऑप्शन लॉक भी करना है आपको, ठीक है। तो वो स्मार्ट अप्रोच आपकी डेवलप तभी होगी जब आप किसी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी या एक्सपीरियंस्ड इंस्टीट्यूट जो काफी टाइम से इस चीज में परफेक्शन के साथ काम कर रहा है, वहां आप तैयारी करेंगे और वहां से फिर सीखते हुए आप एग्जाम को टारगेट करेंगे, तब जाकर सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। बहुत थैंक यू सर। आप लोग बताइएगा आप इस इंटरव्यू से क्या सीखे और कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान लेवल पे जो गवर्नमेंट की जॉब्स है, जो एग्जाम्स आती है, उनके बारे में और उनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में। आप जुड़े रहें शिक्षा संदेश के साथ। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।